हाय, ये मेरा चैनल है सॉलिड लॉ क्वेस्ट। इसमें मैं बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें कवर करने की कोशिश करता हूँ। वन ऑफ देम इज़ जो एक मैंने किताब पढ़ी है उसके मेरे की टेक अवेज क्या हैं। सो आज मैंने एक किताब पढ़ी है जिसका नाम है कोल्ड फ्रंट द कॉन्फ्लिक्ट अहेड इन आर्कटिक वाटर्स बाय डेविड फेयरहॉल। बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। बहुत सारे पहलू हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें कवर की गई हैं। बट वाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड एंड डेट इज़ हमें पता है क्या चल रहा है आजकल with US and Greenland and Russia and Canada and all that is happening between Europe now coming into play as well, with a little bit of conflict rising up between US and Denmark। तो बहुत कुछ चल रहा है। तो इसके चलते ये किताब बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, तो मैंने इसे उठाया, मैंने पढ़ा। काफ़ी कंसाइज किताब है, ज़्यादा बड़ी किताब नहीं निकली, विच इज़ गुड। बट कंसाइज में क्या होता है, कभी कभी इट इज़ पैक्ड विद ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड। तो वही हुआ, काफ़ी कुछ था इस किताब में। कैसे आपका क्या नज़रिया है, आप मैप कैसे देखते हैं, मैप है क्या, अर्थ का ग्लोब है, हम लोग 2D नज़रिए में देखने की कोशिश करते हैं, हमें आदत पड़ चुकी है। एंड कौन कौन प्लेयर्स हैं, जियो पॉलिटिक्स कैसा है, क्या रहा, हिस्ट्री क्या है, क्या अग्रीमेंट्स हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में, क्या क्या मशक्क़तें की हैं लोगों ने इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। एंड देयर जस्ट टू मच। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नोट्स बनाए अपने, क्योंकि होता क्या है, सारी बातें करते रहें तो नोट्स रह जाते हैं और कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। इसके चलते आई विल कीप रेफरिंग टू सम ऑफ द नोट्स हियर एंड बाकी हाँ बातें करते हैं और ढूंढते हैं कि क्या हमारे लिए, इंडिया के लिए इंटरेस्टिंग है। बिकॉज होगा क्या, फिर से ये लोग सब अपनी कुछ एरिया ढूंढ लेंगे, अब उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसके बेनिफिट्स सारे, मिनरल्स, गैस, सबको जो भी मिलेगा वो इनका, बाई इनका आई मीन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दैट, और द नॉर्थ वेस्ट हेमिस्फीयर दैट काइंड ऑफ एज वी अंडरस्टैंड, एंड फ्रॉम विच कंट्रीज लाइक अस विल अगेन बी kept out of, just like we are out of UN more or less. I mean, we don't have a permanent seat on the US Security Council and stuff like that. तो ये एक इंटरेस्टिंग बात थी। क्या है ये आर्कटिक सर्कल? आई मीन अगर हम मैप को देखें तो हमें जो पढ़ाया गया मैप हम 2D में देखते हैं, ऐसे पेपर पे। अब मैप ऐसे है तो कनाडा, अलास्का, US, ग्रीनलैंड, बीच में अटलांटिक, फिर यूरोप में स्कैंडिनेविया, इंग्लैंड, फिर इधर से आया, स्टार्ट हो गया तो रशिया, और फिर साइबेरिया, और फिर जो भी। दैट्स द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई नोटिस्ड अबाउट दिस बुक इज दैट द ऑथर हैज शेयर्ड a map right at the beginning, which gives a very good perspective of basically debunking the myth that we kind of make in our mind. हम अपने दिमाग में एक मैप बना के बैठे हुए हैं, तो पहले तो उस मैप को ही वो ठीक करते हैं। जैसे ग्लोबल पर्सपेक्टिव कैसे, अगर आप इसको ऐसे माने, इन उंगलियों को अभी मैं जोग्राफिकली एक एक कंट्री असाइन करूंगा, जिस कंसिडर दिस एज आई एम होल्डिंग अ ग्लोब एंड द फिंगर टिप्स आर अ रफ एस्टिमेशन ऑफ अ कंट्री एंड देयर प्रेजेंस। ओके, तो ये एक अटलांटिक ओशन मानो और इधर पैसिफिक ओशन मानो। ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ग्रीनलैंड, जो भी इधर कनाडा, फिर अलास्का, और बाकी का कोई इधर लेट्स से बेसिकली यहाँ से अगर आप देखो तो वापस आके साइबेरिया मिल जाएगा। तो साइबेरिया, देन नॉर्दर्न रशिया, एंड देन स्कैंडिनेविया, एंड लेट्स से इंग्लैंड। सो ऐसे अगर ग्लोब है तो इसमें अब क्या है, सडनली ऊपर से अगर आप देखो तो यहाँ आर्कटिक सर्कल है, नॉर्थ पोल। ये अब सडनली बात चेंज हो गई, बिकॉज जो ऐसे दिखते हैं कि कनाडा और साइबेरिया अलग हैं, बट सडनली दे आर नेबर्स, राइट। इनफैक्ट इतना क्लोज आ जाता है कि बेरिंग स्ट्रेट, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड बेरिंग स्ट्रेट विच इज not too wide. It's about 30 kilometers, I guess, and it is the line that, or the seaway that divides Russia or Siberia, eastern Russia, with Alaska. So that's as close as that gets, and then suddenly you are into Pacific Ocean. तो इतना कमाल का पर्सपेक्टिव मिला मुझे, तो पहली बार मिला। आई एम नॉट श्योर, मे बी यू आर मोर लर्नड देन आई एम, तो आपको पहले ही पता था। तो मेरे लिए पहला नया पर्सपेक्टिव आया, तो मैंने ये समझा, फिर उससे समझ आया कि पार्टिसिपेंट्स क्या हैं, फिर उससे समझ आया कि ये चल क्या रहा है, वो क्या रहा है। बट इट इज़ नॉट रीसेंट। ये ऐसा नहीं है कि अभी कुछ एकदम से सडनली यूएस को समझाया और यूएस ने कहा ग्रीनलैंड मेरा। ये पहले से चलता आ रहा है। इनफैक्ट 2006-03 में एक ट्रीटी थी, 1951 में एक ट्रीटी थी, साइन की गई, जिसके तहत यूएस हैड अ मिलिट्री प्रेजेंस अग्रीमेंट विद द यूरोपियन कंट्रीज लाइक डेनमार्क एंड इवन इंग्लैंड हैड पार्टिसिपेशन इन दैट। तो उसके चलते ये एग्रीमेंट थे, तो वहाँ छोड़ दिया, किसी को कुछ करना नहीं था। Another irony is it's called Greenland, but is basically a chunk of ice. We all know that it's the largest, probably the largest chunk of ice on planet Earth after Antarctica. अब ये है, इसके चलते इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसमें आ जाता है आपका लॉ ऑफ सीज, विच डिफाइंस कि आपके लैंड मास के बाद कितना पानी आपकी कंट्री के अंदर है वर्सेस इस कंट्री के अंदर है, बिकॉज अब काफ़ी क्लोज कॉल हो जाती है। जैसे नॉर्वे और रशिया हैव अ वेरी वेरी close and overlapping territory when it comes to waters. That creates complications. Similarly, Alaska and US, Alaska and Siberia. Similarly, a lot of smaller islands in between, they can become the bone of contention. वो problematic बन सकते हैं, जैसे अभी साउथ चाइना सी में जापान और चाइना के बीच में होता रहता है सेंकाकू आइलैंड के को लेके. So things like that.
सो इसमें अब क्या है, ये इतनी ट्रीटीज़ हो चुकी हैं, इतनी ट्रीटीज़ लैप्स हो चुकी हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड एरिया बनता जा रहा है। अच्छा, क्यों इतनी इतनी फोकस में क्यों? इट इज़ एब्सोल्युटली मिनरल रिच। अभी तक ये आइस के नीचे दबा हुआ था। इनफैक्ट फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम सिंस ह्यूमंस हैव existed, this had been a polar cap more or less. So it is melting now. It is melting away. So all that is hidden underneath is resource which are bound to be exploited by one country or the other. अभी डिपेंड करता है क्या रिसोर्स है. Mainly the resources are gas, rare earth minerals, and some other stuff like in parts of Siberia, northern Siberia, you would have gold mines and stuff like that. Now that really creates, and in fact oil and gas and rare earth minerals basically. That has always been for the last, at least जब से industrialization हुआ है, the bone of contention of all the conflicts, correct? So this is another one, and Greenland is sitting on top of that as well. If not just that, it's also कि Greenland की location इतनी strategic है कि अगर Greenland को कोई भी ओवर पावर करता है, Greenland जो भी ओन करता है, they would be able to control these passages called East Passage and the West Passage. तो West Passage तो चलो कनाडा के ब्रोकन आइलैंड्स के बीच में से है, बट ये ईस्ट पैसेज कंट्रोल होगा. ईस्ट पैसेज से कंट्रोल होगा तो क्या होगा, ये जो यूरोपियन जो ट्रैफिक है शिप का, ना इमेजिन ऊपर ग्लोब में अगर हम ऐसे देख रहे थे तो अब यहाँ से अटलांटिक से सीधे पैसिफिक में आ गए, और तो यूरोप से जो शिपिंग चाइना जानी है वो रास्ता बहुत शॉर्ट हो जाता है. डू यू नो हाउ मच द ऑथर सेज इट कुड वेरी फ्रॉम 2000 माइल्स टू 4000 माइल्स टू द एक्सटेंट ऑफ अबाउट 50%, विच इज़ ह्यूज. बिकॉज अभी क्या है, डिपेंडेंस है पनामा पे और सुएज कैनाल पे. Suez Canal reduced, when it came into being, it reduced the distance between colonies of the Europe, the colonial masters like England, Dutch and all that. Their colonies in Asia mostly. So उनका रूट otherwise around Africa होता था. तो पहली बात तो Suez Canal से ये काफ़ी आसान हुआ. Similarly, US made it easier for themselves by having Panama Canal, and then suddenly from Pacific to Atlantic it's easier to come through that Panama Canal. But then there were problems, and there are problems with both of these narrow waterways. इनमें टोल की प्रॉब्लम है, महंगा होता जा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है, सोमालियन पायरेट्स इधर हैं, उधर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज डिस्टर्ब्ड हैं, तो उनका इंकर्जन और ये और वो बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड है. अच्छा, इसके बीच में ना राइटर ऑथर ना बहुत कमाल के स्निपेट्स भी प्रेजेंट करते रहते हैं विच आर हिस्टोरिकल, लाइक फॉर इंस्टेंस हाउ फ्रेंच वर द वंस बिहाइंड सुएज कैनाल, हाउ फ्रेंच somehow were the ones behind the idea of Panama Canal. It's amazing. I had no idea about all these things. So इस बुक में क्या है, इतने रेफरेंसेज हैं ना that you can just Google them and read about them. And this is just very informative. That's something I really liked about this book. इसके अलावा फिर let's see, मेरे को नोट्स भी देखने पड़ेंगे. इतनी सारी सिटीज़ और प्लेसेस के नाम बीच में आए ना जो कभी सुनने में नहीं आते, बिकॉज हम लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं बड़ी सिटीज़ विच हैव बिकम टूरिस्टी. बट देयर आर वेरी क्रिटिकल सिटीज़ लाइक नॉर्थ साइबेरिया में इतनी सारी सिटीज़ हैं रशिया में कि विच आर हार्बर्स ऑफ for a lot of movement around in that area. They were always helpful in that. Let's say in fact जब ये नॉर्थ वेस्टर्न पैसेज ढूंढने की खोज का एक जज्बा स्टार्ट हुआ यूरोप में, स्पेशली इंग्लैंड और ये सब जो थे, तो इनको चाहा कि हम वेस्टर्न पैसेज ढूंढेंगे. एक तो वो अपने आप में इतना बढ़िया, इतना कमाल का गोल्ड माइन है फॉर पीपल हू वांट टू रीड एंड लॉट अबाउट इट, कि वो एक्सप्लोरर्स जब भी जाते थे दे यूज्ड टू मीट फेलियर्स. वहाँ पे बर्फ़ जम जाती थी पानी में, तो दे यूज्ड टू गेट स्टक एंड देन दे हैड वेरी रफ टाइम. दे यूज्ड टू डाई in the absolute frigid areas of northern Canada, and the tribes that were there living there, and the stories around that. एक तो वो अपने आप में इतना इंटरेस्टिंग पीरियड है कि कैसे उन्होंने वो पूरा रास्ता खोजा. एडमंटन तो बहुत बाद में नॉर्थ पोल आया, उसके पहले भी इतने लोग थे. इनफैक्ट उनके नाम पे पूरा एरिया एक एक करके डिफाइंड है. मैक्लियोर पास, बेरेंट पास, and it's a lot of people who've made an effort, and kudos, because एक एक करके जब contribution आता गया, मैप clearer होता गया, the next person was able to do better than the previous guy. So very interesting part around that. And then how Russia used to have the technology of breaking icebreaker ships, you could say. ships होते थे तो जो ice break करते रहते थे और पीछे actual cargo ships चलते थे, तो वो एक दौर था जब वो they used to do that. Then the very interesting part came in where they used to do a lot of shipping, fishing. whaling का culture start हुआ. In fact वहाँ whaling इतना start हो गया कि वहाँ से फिर spread होकर Nantucket became the hub. Nantucket and Maine in US, northeast Europe, US, they became the hubs of it. It's just so much packed into this one single book that it's amazing to know the other parts of the world, because otherwise we're always engrossed in our part of the world, which is at times it just gets a little boring. So also it's good to keep updated with what is happening in a different part of the world, because that gives you perspective. क्या expect कर सकते हैं? Let's say for instance somebody interested in stocks, they would be interested कि development होगा क्या, right? क्या होगा इसमें से, क्या निकलेगा. अगर कल को मान लो एक खजाना ही निकल आता है वहाँ से, let's say of
gold. Would that create pressure on the gold prices? Would कुछ ऑयल की अगर खोज हो गई, काफ़ी बड़े रिजर्व अगर मिल गए, तो क्या ऑयल प्राइसेस में फ्लक्चुएशन होगी? तो सब लोग कनेक्टेड हैं, तो कोई ये कहे कि नहीं मेरे इंटरेस्ट का नहीं है, ओके फाइन, डोंट बी, बट आई थिंक इट इज़ ऑफ इंटरेस्ट टू एवरीबडी, और हम लोग सब इंटरकनेक्टेड हैं, तो सब कुछ मैटर करता है। तो वो लोग अपनी फाइट नॉर्थ आर्कटिक में जब करेंगे, जब होगी, इनफैक्ट इट विल बी, बिकॉज क्लैशेस होंगे इतने क्लोजली, वो एरिया सराउंडेड है बाय सो मेनी पार्टिसिपेंट्स दैट इट इज़ बाउंड टू क्रिएट लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। एटलीस्ट इट विल बी ऐसा एरिया बनेगा जिसमें टाइम लगेगा सबकी ट्रीटी सेटल होने में, कि भाई तू मेरा मैं तेरा, सब कुछ सेटल करते हैं। एक जैसे कि फॉर इंस्टेंस गोरबाचोव ने बोला था कि ये एक जोन ऑफ पीस होना चाहिए 1987 की किसी एक स्पीच में, बट उसके बाद फिर दिक्कतें हुई, किसी ने नहीं माना, किसी ने माना, तो दिक्कतें, क्लैशेस हुए। अभी वी कुड सी व्हाट इज हैपनिंग, रशिया इज प्रॉब्ली द एंटागनाइजर ऑफ on the Eastern European part right now. What if they feel that they have to own the Arctic again, and then Norway and Finland and Russia come head on again? Would that bring in NATO? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ चल रही है, एंड इसके बीच में और भी दिक्कतें हैं। क्या ये वर्थ है, ये पूरा परस्यूट, या क्या ये वर्थ था, या इसलिए ये परस्यू करना बंद कर दिया था क्योंकि वर्थ नहीं था उस टाइम पे, बिकॉज इट्स कॉस्टली। वहाँ कोल्ड है, फॉग है, वहाँ पे आइस के चंक्स होते हैं जो कि शिप्स डैमेज हो जाते हैं, इट्स डिफ़िकल्ट हर टाइम। वहाँ पे कोई काम करने वाले लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते बिकॉज इट्स डेंजरस, तो वर्क फोर्स मिलना मुश्किल होता था। इंश्योरेंस कॉस्ट, क्या इंश्योरेंस अंडरराइटर्स वुड बी, how would they read this whole situation? Would they be favorable to this area to be explored or not, because it's a high risk area right now? And then weigh that against the risks that current shipping industry faces from places like Somalia and the Red Sea and Suez Canal and all that. So इतना कुछ है कि सोचना पड़ेगा कि क्या होगा इस एरिया के बारे में, राइट? And is it worth for Chinese shipping companies to explore this area to reach Europe? Because सामान तो भेजना ही है, शिपिंग तो होगी, ट्रेड तो चलता ही रहेगा। फॉर यूरोपियन कंट्रीज, लॉट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, इट वुड मीन अ लॉट मोर, जबकि वो शायद बिकॉज दे आर लिटिल फर्दर डाउन साउथ फ्रॉम द आर्कटिक, तो वो डायरेक्ट पार्टिसिपेंट्स नहीं होंगे, बट दे विल बिकम द पार्टिसिपेंट्स, राइट? सो थिंग्स लाइक दैट, lot of things around that area. It's very interesting to read. Nothing is clear right now who will get what piece of this whole puzzle that this is, but all in all, I think it's a very good read. I found it not too big a book, and let me know what your thoughts are, if any. Also, just to remind you, the name of the book is Cold Front: Conflict Ahead in Arctic Waters by David Fairhall, and that's that for now, and join in the next time. Until then, thank you and have a good one.